हेलो एंड वेलकम टू SPM IAS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में हम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उसका स्ट्रक्चर बताते हैं। आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। जो SPM IAS एकेडमी के स्टूडेंट हैं वो अपने आंसर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर सबमिट कर सकते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। So first question is on the SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation, और क्वेश्चन बहुत ही अनोखा है। इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन आई वुड से, बिकॉज इट सेज नथिंग, इट जस्ट गिव्स यू अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट देता है और उसके बाद उस पर कमेंट करने को बोल देता है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पॉज दिस वीडियो और एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो बोलता है कि सार्क इज अ मोस्ट नेचुरल रीजनल ग्रुपिंग बट इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट एंड अ कंटेस्टेड ग्रुपिंग। तो पहला पार्ट स्टेटमेंट का बोलता है कि सार्क इज द मोस्ट नेचुरल रीजनल ग्रुपिंग। तो हमें प्रूफ करना होगा ये बात को कि क्यों सार्क एक नेचुरल रीजनल ग्रुपिंग है। और सेकेंड पार्ट स्टेटमेंट का बोलता है दैट इट इज ऑल्सो मोस्ट डिफिकल्ट एंड कंटेस्टेड ग्रुपिंग, और यहां पर हम प्रूफ करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं सार्क के सामने जिसकी वजह से वो एक डिफिकल्ट और कंटेस्टेड ग्रुपिंग बन चुका है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम इलैबोरेट करेंगे। क्वेश्चन का डायरेक्टिव वर्ड है कमेंट। जब भी कोई चीज पर कमेंट करना हो तो आपको उस स्टेटमेंट को इलैबोरेट करना होता है, आपको उस स्टेटमेंट में एविडेंसेस दे करके बताना होता है कि किस तरह से यही जो स्टेटमेंट बोल रहा है यही सही है। ये क्वेश्चन है सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशन से, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। द क्वेश्चन इज ऑफ 15 मार्क्स, दैट मीन्स यू हैव टू आंसर दिस इन 250 वर्ड्स, 1 full A4 sheets, both side included, and another A4 sheet with only one side. शीट्स में 1 इंच का मार्जिन बोथ साइड आपको छोड़ना है और टॉप से 1.5 इंच का मार्जिन आपको छोड़ना है। रेफरेंस न्यूज़पेपर, यू कैन रेफर दीज न्यूज़पेपर 1 जुलाई, 21 फरवरी, 14th and 16th मार्च फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं आपको बताता रहा हूं कि जब भी इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन हो, यू शुड स्टार्ट विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। मतलब क्या बैकग्राउंड है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आया है। यहां पर 2 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जो बैकग्राउंड हो सकते हैं इस क्वेश्चन का। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। अभी मार्च के मंथ्स में जब इंडिया में लॉकडाउन लगा था, उसी के आसपास हमारे मोदी जी ने सारे सार्क नेशंस के जो हेड थे उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करा था और उनको बोला था कि हम सब सार्क कंट्रीज को मिल करके कोऑपरेट करके कोरोना वायरस से लड़ाई करनी चाहिए, और उसके लिए एक फंड भी, सार्क कोविड इमरजेंसी फंड का भी प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेरेशन करा था। लेकिन उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा था और उनके एक रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट करा था। इससे पता चलता है कि सार्क नेशंस के बीच में उतनी यूनिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए। दिस कैन बी वन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड यू कैन स्टार्ट विद दिस कॉन्टेक्स्ट। मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल कैन बी कि अभी रिसेंटली इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट आ गई थी सामने, और हमने देखा किस तरह से चाइना जब इंडिया के साथ डिस्प्यूट पर था, उसी टाइम पर जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली जी, उन्होंने इंडिया के साथ अपनी डिस्प्यूट को रेज कर दिया और उन्होंने चाइना की ओर टिल्टिंग दिखा दी अपनी। इससे भी हम बोल सकते हैं कि सार्क नेशंस के बीच में यूनिटी नहीं है, और यह बात भी हम बता सकते हैं। सो दीज 2 एग्जाम्पल्स कैन बी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन यह क्वेश्चन ऐसा है जिस पर जरूरी नहीं है कि आप कंटेक्स्ट की ही बात करें। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द फैक्ट इन दिस इंट्रोडक्शन। कोई फैक्चुअल इंट्रोडक्शन के साथ आप स्टार्ट कर सके। मैंने आपको एक फैक्ट दिया है दैट सार्क कंट्रीज हैव अ वेरी हाई पॉपुलेशन। दे हैव क्लोज टू 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अराउंड 23-24% पॉपुलेशन होती है, विच रफली इक्वेट्स टू 1/4 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इतनी ज्यादा पॉपुलेशन और जिसके बीच में इतने स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज हो, कल्चर बहुत मैच करता है, लेकिन इस रीजन में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं, वॉर, टेररिज्म, जिसकी वजह से ये रीजन जो है वो काफी परेशानी में रहता है। ये रीजन अपनी ग्रोथ अचीव नहीं कर पा रहा है। This is one type of a factual introduction where I'm not talking about the context of the question.
द थर्ड टाइप ऑफ द इंट्रोडक्शन कैन बी इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन, जहां पर आप सिंपल सी एक सार्क के बारे में एक लाइन लिख दीजिए कि सार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द charter in Dhaka on 8th December and its headquarter is in Kathmandu. If you want, you can mention the countries of the SAARC nation also in this introduction itself. Through this you can introduce. But ये एक बहुत ही simple introduction होता है. Generally जो beginners होंगे, जिन्होंने नई अपनी preparation start करी है, they will start with this kind of a introduction. None of these introductions are bad. सभी introduction अच्छे हैं, कुछ ज्यादा अच्छे हैं, कुछ कम अच्छे हैं. आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन की बॉडी पार्ट को आप एड्रेस करेंगे. बॉडी में आप स्टार्ट करेंगे अपना जो स्टेटमेंट है उसका पहले पार्ट को जस्टिफाई करने से. दैट मींस सार्क इज परहैप्स द मोस्ट नेचुरल रीजनल ग्रुपिंग. जरा ये देखते हैं कैसे किसी ग्रुपिंग को नेचुरल रीजनल ग्रुपिंग बोला जा सकता है. क्या वो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से अ ग्रुपिंग ऑफ अ नेशन कैन बी कॉल्ड एज अ नेचुरल रीजनल ग्रुपिंग. कुछ चीजें हैं जैसे कि नेचुरली वो कंट्रीज जो हैं उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज होनी चाहिए. अगर वो नेचुरल सिमिलैरिटीज प्रेजेंट है दैट मींस इट्स अ नेचुरल रीजनल ग्रुपिंग. देखते हैं कौन कौन सी सिमिलैरिटीज. सबसे पहली है ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटी एंड कॉन्टिन्यूटी. देखिए ये पूरा जो रीजन है हमारा सार्क का, जिसकी कंट्रीज हैं, इन सभी में आप देख सकते हैं लैंड के थ्रू तो ये कनेक्टेड है ही है. बाकी दो आइलैंड नेशंस श्रीलंका एंड मॉलडीव्स, दे आर कनेक्टेड थ्रू मैरीटाइम बाउंड्री ऑल्सो. तो ये स्ट्रॉन्ग इनके बीच में ज्योग्राफिकल कॉन्टिन्यूटी है. लैंड बॉर्डर्स कनेक्टेड है, मैरीटाइम बॉर्डर्स कनेक्टेड है. तो इस वजह से हम बोलते हैं दे हैव अ ज्योग्राफिकल कॉन्टिन्यूटी. दे ऑल्सो हैव अ ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटी इन नेचर. Why? Because this whole area is well separated from the other part of the Asian continent. In fact, this is called as the South Asian subcontinent इसको बोलते हैं. नॉर्थ में हिमालयाज हैं, देयर आर हिमालयाज इन द नॉर्थ जो इसको सेपरेट करते हैं एशियन कॉन्टिनेंट से. साउथ में इंडियन ओशियन है जो इसको सेपरेट करता है अदर रीजन से. सो दिस रीजन इज अ सब कॉन्टिनेंट विच इज वेल सेपरेटेड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स, फ्रॉम ऑल द अदर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. आप बोल सकते हैं अफगानिस्तान में उतना सेपरेट नहीं है. बिल्कुल सही बात है, अफगानिस्तान में उतना सेपरेट नहीं है, बट फिर भी इसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है क्योंकि अफगानिस्तान भी इज अ हाईलैंड और इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है अफगानिस्तान के अक्रॉस भी. सेकेंडली, इसमें ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटी होती है ड्यू टू इट्स कॉमन क्लाइमेट. ये पूरा जो रीजन है, इस पूरे रीजन में मॉनसून डोमिनेट करता है, मॉनसूनल टाइप का क्लाइमेट होता है. In Pakistan and Afghanistan, especially in Afghanistan, where there is a less influence of the monsoonal type of the climate, but that gets influenced by the western disturbances, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्दर्न इंडिया, इन सब को इन्फ्लुएंस करता है. तो हम बोल सकते हैं कि क्लाइमेट भी सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम नहीं है बट फिर भी सिमिलर हो जाता है क्लाइमेट का एलिमेंट. इस तरह से हम बोल सकते हैं इट हैज अ ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटी एंड अ कॉन्टिन्यूटी. नेक्स्ट होती है कल्चरल सिमिलैरिटी बिटवीन दीज नेशंस. यू नो दैट द रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म, इस्लाम एंड बुद्धिज्म इज द डोमिनेंट रिलीजन ऑफ ऑल दीज कंट्रीज. और ये तीनों ही रिलीजन अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है. एथनिक और रेशियल सिमिलैरिटीज भी होती हैं इन कंट्रीज के बीच में. सेम टाइप की रेसेस हैं, सेम टाइप की एथनिसिटी है इन नेशंस के बीच में. ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ही नेशंस में ये सब टाइप के रिलीजन या सब टाइप की रेसेस होनी चाहिए. अगर कॉमन रेसेस भी प्रेजेंट है तो भी इसको बोल देंगे सिमिलैरिटी. यू ऑल्सो गेट द लैंग्वेज सिमिलैरिटी. पंजाबी, बंगाली, उर्दू, ये सब लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी में आ जाता है. आगे देखते हैं इकोनॉमिक सिमिलैरिटी कैसे होती है. इन सभी कंट्रीज के बीच में जो एग्रीकल्चर है वो डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. और तो और जो इनके क्रॉप्स होते हैं वो भी इनके सेम रहते हैं. इनमें इकोनॉमिक डिपेंडेंस भी बहुत स्ट्रांग है, एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं. आपको पता है कि जो नेपाल है और भूटान है दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. दे आर यूजिंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया. सिमिलरली Bangladesh, Sri Lanka and Maldives are also dependent on India because bulk of their exports are also to India. So there is a huge economic dependence also between these countries. Similar societies भी हैं इनके बीच में.
यहां सभी कंट्रीज में पेट्रियार्कल फैमिली कल्चर फाउंड होता है। इन सोसाइटीज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सेम हो जाती है, जैसे कि यहां सभी में ही डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एटसेट्रा। एज अ रिजल्ट अगर इन कंट्रीज को अपनी इन सोशल प्रॉब्लम्स को हटाना है तो ये एक कॉमन सॉल्यूशन के थ्रू सभी कंट्रीज डील कर सकती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी सेम है। ये सभी कंट्रीज में गवर्नमेंट भी सेम टाइप की होती है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम है, कुछ जगह पर डेमोक्रेसी रियल है, कुछ जगह पर शैम डेमोक्रेसी का कल्चर है। यहां पर जो इनकी हिस्ट्री है वो भी सेम होती है। दे हैव गॉट अ शेयर्ड हिस्ट्री जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, अशोका, चोल एंड ब्रिटिश, all these are the dominant part of the history of all these countries. So we can see that there is lot of similarity, और इन similarities की वजह से हम इनको बोल रहे हैं कि ये एक natural regional grouping हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आई विल ट्राई टू आंसर दैट व्हाट आर द चैलेंजेस जिसकी वजह से दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द कॉन्टेस्टेड ग्रुपिंग। सबसे बड़ा चैलेंज आज के टाइम पर है कि इंडिया और पाकिस्तान, द टू बिगेस्ट कंट्री ऑफ दिस ग्रुपिंग, दे हैव डेवलप्ड अ म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट बिटवीन देम। दे आर इन द हैंगओवर ऑफ हिस्ट्री, मतलब जो उनका हिस्टोरिकल रिलेशन रहे हैं जिसमें इतने वॉर रहे हैं और बॉर्डर डिस्प्यूट है, टेरिटरी डिस्प्यूट है, उसकी वजह से वो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रस्ट है, और वो डिस्ट्रस्ट होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट जो इंडिया में भी बहुत स्ट्रांग हो गया है, वो एक इंडिया की गवर्नमेंट को सार्क को रिवाइव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड सेम इज द केस विद पाकिस्तान ऑल्सो, देयर ऑल्सो वी हैव anti-India sentiment. There are also regional issues between these countries. वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। देयर आर बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इंडिया नेपाल के बीच में अब आ गई है, और तो और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। देन देयर इज अ इशू ऑफ अ बांग्लादेशी माइग्रेंट्स और श्रीलंकन तमिल्स विच इज अ पॉलिटिकल इशू इन इंडिया। आप सबको पता है किस तरह से हमारे यहाँ पर आसाम की पॉलिटिक्स और नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पर काफी हेविली डिपेंडेंट है, और ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है। सिमिलरली श्रीलंकन तमिल्स की जो पॉलिटिक्स होती है, दैट इज अ बिग टाइम इशू इन तमिलनाडु। तो ये सब पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से इंडिया के रिलेशंस अपने नेबर्स के साथ भी कुछ कई बार खराब हो सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल इश्यूज भी क्रिएटेड है। अभी थोड़ी देर में बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पर और बात करेंगे। सो ऑल दीज आर इन्फ्लुएंसिंग द इंटरनेशनल पॉलिसीज ऑफ द कंट्रीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सार्क। आगे देखते हैं कुछ और चैलेंजेस। देयर इज अ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन ऑल दीज कंट्रीज। जैसे इसका एग्जाम्पल है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो अभी हाल फिलहाल में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने इन्वोक करे थे अगेंस्ट द चाइना, इन्वोक्ड अगेंस्ट इंडिया बाय नेपालीज प्राइम मिनिस्टर। देन देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम चाइना ऑल्सो। चाइना इस रीजन में एंट्री करना चाहता है और वो चेकबुक डिप्लोमेसी को यूज करता है जिससे कि वो इंडिया को काउंटर कर सके। और जो सार्क के मेंबर्स होते हैं, दे आर वेरी हैप्पी टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस चेकबुक डिप्लोमेसी ऑल्सो। देयर आर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑल्सो, टेररिज्म, स्मगलिंग, ड्रग ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कभी भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन उतनी स्ट्रांग हो ही नहीं पाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंडिया का बिग ब्रदरली एटीट्यूड है इस रीजन में। इंडिया अपना इन्फ्लुएंस यूज करता है और छोटे छोटे नेशंस को उनकी पॉलिसीज को अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश करता है। इसका रिस्पॉन्स ये होता है कि ये जो छोटे छोटे नेशन है, दे स्टार्ट प्लेइंग द चाइना कार्ड, मतलब वो चाइना के प्रोजेक्ट्स लेने लगते हैं सो दैट दे कैन शो इंडिया दैट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडिया अलोन। सो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ दिस रीजन। देन इंडिया की मोदी जी की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, वो पॉलिसी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है। आपको पता है किस तरह से भारत सरकार पॉलिसीज बना लेती है अलग अलग नेशंस के साथ, अलग अलग जगह पर बहुत सारे वादे करके आ जाती है, लेकिन उन प्रोमिसेस को टाइम पर फुलफिल नहीं कर पाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाबहार पोर्ट इन ईरान, जहां पर हमने देखा कि भारत सरकार ने देर कर दी जिसकी वजह से चाइना इज नाउ ट्राइंग टू गेन एडवांटेज इन दिस प्रोजेक्ट। और भी प्रॉब्लम्स हैं, ये रीसेंट प्रॉब्लम्स हैं।
इनको मैंने एंड में दिखाया है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस्लामोफोबिया। भारत में मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स अब डोमिनेट करने लगी है, जो कि इस्लामोफोबिया से भी गाइडेड होती है, जहां पर हम लोग जो मेजॉरिटेरियन पार्टी है उसकी पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि इट अपीयर्स कि वो कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिक है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब हमने CAA में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में मुस्लिम्स को बाहर कर दिया और बाकी सबके परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को अपने देश में आने की हमने जगह दे दी। तो उससे बाकी जो हमारी सरकार, बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उनको ये कहने को मिल गया कि हाँ, इंडिया में इस्लामोफोबिक सेंटिमेंट है। मोर ओवर हमारे होम मिनिस्टर ने अनाउंस करा कि हम NRC भी लाएंगे और NRC के बाद जितने भी माइग्रेंट्स हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उन सबको हम वापस भेज देंगे। इस पर जो शेख हसीना है, जिनकी सरकार है बांग्लादेश पर, उनके जो ऑपोजिशन पार्टीज थी वो उनको क्रिटिसाइज करने लगी, क्योंकि शेख हसीना को प्रो इंडिया समझा जाता है, इनको समझा जाता है कि वो इंडिया की साइड लेती हैं। लेकिन जब भारत सरकार ही बोलने लगी कि हम NRC ला करके इलीगल बांग्लादेशीज को वापस भेज देंगे, तो शेख हसीना के जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने उनसे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि अगर वो माइग्रेंट्स आएंगे तो उनको आप कहां रखेंगे, आपका प्रो इंडिया टिल्ट जो है, आपकी जो इंडिया की पॉलिसीज हैं वो सही नहीं है, और इसी वजह से भारत सरकार को आप मना नहीं कर पा रहे हैं कि हम इलीगल माइग्रेंट्स को वापस नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो सरकार, जो भारत सरकार के साथ अच्छे संबंध भी बना रही थी, विच वर हैविंग गुड रिलेशंस विद द इंडियन गवर्नमेंट, दे ऑल्सो हैड टू suffer because of the policies of the Indian government. Such things should be avoided. एक और इसका रिसेंट एग्जाम्पल है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जहां पर हम वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं और सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं। इससे हमारे जो छोटे छोटे नेबर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। आप देख सकते हैं कि जो रिसेंट दो चीजें हैं, इस्लामोफोबिया एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान, इनको मैंने टुवर्ड्स द एंड रखा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान इज अ पॉलिसी ऑफ आवर गवर्नमेंट। यू कैन नॉट स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग एंड यू कैन नॉट से दैट इट इज अ चैलेंज टू सार्क राइट एट द बिगिनिंग। एंड में लिख दोगे तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपने मेन सारे पॉइंट लिख दिए हैं, मेन 6 पॉइंट्स यू हैव रिटन एंड देन टुवर्ड्स द एंड यू आर राइटिंग दिस पॉइंट। ही विल स्टिल डाइजेस्ट इट। अगर आप इसको स्टार्टिंग में ही लिख दोगे तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज इट इज अ डिक्लेयर्ड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यू शुड नॉट क्रिटिसाइज इट एट द बिगिनिंग। सिमिलरली इस्लामोफोबिया का जो बात बोली जा रही है, दिस इज बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट्स डिसीजन ऑफ इंप्लीमेंटिंग CAA एंड it is a constitutionally valid step till now unless the Supreme Court declares it to be unconstitutional। अभी तक सब सही है और भारत की पार्लियामेंट ने पास करा इसे। आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन का कंक्लूजन कर सकते हैं। तो आपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के बाद में जब सब बता दिया, इट इज इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में आप वे फॉरवर्ड भी थोड़ा सा दे दीजिए। आप बताइए कि कैसे सार्क को वापस स्टार्ट करा जा सकता है और कैसे इसको अच्छा करा जा सकता है। इसमें आप जो अभी रिसेंटली प्लेजेंट सरप्राइज वाली बात है जिसको सत्यजीत सर ने डिस्कस करा था, आप उस पर बात कर सकते हैं। आप कुछ और सार्क में जो एक्टिविटीज होती हैं उन पर भी बात करिए। स्पेस एंड डिफेंस को लेकर के मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो हुआ था उसी को इंप्लीमेंट होना चाहिए। ग्रेटर कल्चरल कोऑपरेशन हो सकता है एंड वी शुड ऑल बी मोर सेंसिटिव टू ईच अदर सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो आप इसके थ्रू वे फॉरवर्ड अपना लिख सकते हैं। इन द एंड यू शुड राइट दैट अगर साउथ एशियन कंट्रीज को अपना ट्रू पोटेंशियल रियलाइज करना है तो सार्क को वापस हमें स्टार्ट करना होगा और सार्क को हमें प्रॉपरली यूज करना होगा। This is how you can write this question. I am only going to discuss this question in today's class. I am not giving any practice question for today. This is it for today's class. Thank you.